जी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वेव मोशन इन ए फिज़िकल मीडियम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं विच इज़ मैचिंग ऑफ द इम्पीडेंस। ये क्या होता है मैचिंग ऑफ इम्पीडेंस? इसका मतलब है कि मान लो आपके पास एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है। हमने यहाँ से एक वेव ऐसे भेजनी है और ये दूसरे मीडियम में जाए, तो इन दोनों मीडियम की आपस में करनी पड़ती है कपलिंग। कपलिंग का मतलब है हमें इसको किसी थर्ड मीडियम के साथ ज्वाइन करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कपलिंग मीडियम। सो इस कपलिंग मीडियम की कुछ अपनी इम्पीडेंस होगी, लेट अस सपोज Z2। ये हमारे दो जो गिवन मीडियम हैं, मीडिया Z1 और Z2, उनकी इम्पीडेंसेस हैं। तो हमें कुछ इस तरह से इनको ज्वाइन करना होता है, मतलब ये जो मटेरियल है कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना होता है कि भाई यहाँ पर एनर्जी का मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो, क्योंकि वेव का मतलब ही एनर्जी ट्रांसफ़र है। सो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव को आपने भेजना है तो वहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र मैक्सिमम होना चाहिए। उसके लिए हमें ये Z2 फाइंड करना है। थर्ड मीडियम की इम्पीडेंस Z3 मान लेते हैं हम। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पर वो आएगा कि जो Z2 है मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए वो इसके बराबर होना चाहिए, √Z1 Z3। तो इसको ड्राइव करना है कि ये इम्पीडेंस होनी चाहिए कपलिंग मीडियम की, सो दैट द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज़ मैक्सिमम। सो इसको ड्राइव करना हमने। सो इसके लिए हमने इंसिडेंट वेव कंसिडर करनी है। फिर हमारे पास ये बाउंड्रीज़ हैं। ये एक बाउंड्री होगी x=0 पर और ये दूसरी बाउंड्री होगी x=L पर। और हम ऐसे मान लेते हैं कि इस मीडियम की जो लेंथ है दैट इज़ L। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सिचुएशन है। फर्स्ट मीडियम की इम्पीडेंस Z1, सेकंड मीडियम की इम्पीडेंस Z3। सेकंड मतलब जिस मीडियम में हमने भेजना है उसकी Z3, और जो कपलिंग मीडियम है उसकी इम्पीडेंस Z2 है। सो यहाँ से हमारे पास ऐसे एक इंसिडेंट वेव जाएगी, ये बाउंड्री पॉइंट है। सो इस बाउंड्री पे जाके सम ऑफ द वेव विल बी ट्रांसमिटेड एंड सम ऑफ द वेव विल बी रिफ्लेक्टेड। वो हमने ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि हमने इंसिडेंट वेव को कैसे लिखना है और ट्रांसमिटेड वेव को कैसे लिखना है, रिफ्लेक्टेड वेव को कैसे लिखना है, यहाँ पर भी लिखेंगे। सो इस तरह से कुछ वेव का पार्ट आगे चला जाएगा और कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, फिर वेव दूसरे मीडियम में पहुँच जाएगी, मतलब इस कपलिंग मीडियम के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ से वेव ने जाना आगे। सो यहाँ पर भी बाउंड्री आ गई दोबारा से x=L पर। सो x=L पर जो बाउंड्री आई है वहाँ से भी कुछ वेव आगे निकल जाएगी और कुछ वेव यहाँ से टकरा के, मैं येलो कलर में बनाता हूँ, कुछ कलर वेव यहाँ से टकरा के ऐसे वापस आएगी। सो मतलब फर्स्ट मीडियम के अंदर भी हमारे पास दो वेव्स होंगी, एक इंसिडेंट वेव एक रिफ्लेक्टेड वेव। सेकंड मीडियम के अंदर भी हमारे पास एक इंसिडेंट वेव, ये वाइट में बनाई है मैंने, और ये रिफ्लेक्टेड वेव है वापस आ रही है। और लेकिन थर्ड मीडियम में हमारे पास सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव होगी जो सिर्फ आगे जाएगी, क्योंकि उसके आगे कोई बाउंड्री नहीं है। सो इस तरह से हमारे पास सिचुएशन है। तो यहाँ पर हमने अभी देखना है कि किस तरह से हम इस पे ये जो Z2 है ये फाइंड करेंगे। तो बच्चे कैसे करना है, यहाँ पे मेन कंडीशन कौन सी है उसको पहले समझ लेंगे, उसको हम अभी पे अप्लाई करेंगे। सो मेन कंडीशन ये है कि जो वेव का एम्पलीट्यूड होता है y को हम बहुत सारे डिफरेंट एक्सप्रेशन से लिखते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नोटेशन में ना जनरली हम ऐसे लिखते हैं, मैंने बताया हुआ सारा। वेव का एम्पलीट्यूड e⁻⁰ तो अगर कोई वेव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है तो यहाँ माइनस साइन आता है, और ये कॉम्प्लेक्स नोटेशन है। इसके अंदर e⁻⁰ के इमेजिनरी और रियल दो पार्ट्स होते हैं। इसको खोल के हम साइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोसाइन में भी लिख सकते हैं, बट दिस इज़ यूज्ड फॉर इजी कैलकुलेशन। जैसे मैंने बताया था, इसको डिफरेंशिएट करना आसान होता है। सो ये जो y है ये है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट कंडीशन यही होती है इसको ड्राइव करने में कि ये जो बाउंड्री पॉइंट है ना, यहाँ पे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट y कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। मतलब जो वेव फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो फर्स्ट मीडियम के अंदर दो वेव्स हैं, एक इंसिडेंट है एक रिफ्लेक्टेड है, और सेकंड मीडियम के अंदर भी दो वेव्स हैं, एक वहाँ से आई है इंसिडेंट और एक जो है रिफ्लेक्टेड वेव है। सो इनके एम्पलीट्यूड बाउंड्री पर सेम होने चाहिए। ठीक है, y मस्ट बी सेम, y मस्ट बी कॉन्टीन्यूस, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन होती है कि जो फोर्स का ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, जिसको हमने लास्ट लेक्चर्स में ड्राइव किया था, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो होता है उसको इस तरह से टेंशन इन द स्ट्रिंग, देखो टेंशन जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। टेंशन, हम जो स्ट्रिंग्स है ना उनकी प्रॉपर्टीज, दे आर मासलेस स्ट्रिंग, सो टेंशन इज थ्रू आउट सेम। सो T इंटू साइन थीटा था वैसे यहाँ पर, जिसको हम ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, जो पार्टिकल्स को अप एंड डाउन मोशन देता है। लेकिन इसको हम इस तरह से लिखते थे,
दिस इज़ टी पार्शल वाई बाय पार्शल एक्स। सो इस तरह से हमने लास्ट लेक्चर्स में लिखा था। अगर आपने नहीं देखे प्रीवियस लेक्चर्स तो आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने इसको ड्राइव करा है रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक के अंदर। सो ये जो है दूसरा वाला, ये ट्रांसफर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दिस मस्ट ऑल्सो बी कॉन्टीन्यूस एट द बाउंड्रीज। सो ये दो कंडीशन है। कॉन्टीन्यूस का मतलब है कि ये इक्वल होनी चाहिए दोनों तरफ। हम इनको अप्लाई करेंगे इन बाउंड्री कंडीशंस को। सो व्हेन यू अप्लाई दीज बाउंड्री कंडीशंस, उसके बाद सॉल्व करके हमारे पास रिलेशंस निकलेंगी बिटवीन Z1 Z2 एंड Z3, जिसको हमें ड्राइव करना है। दिस डेरिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फाइनल एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछी जाती है। जो बच्चे भी अपना ये वेव्स का यूनिट प्रिपेयर कर रहे हैं इस टाइम एग्जाम्स में, इस डेरिवेशन को नहीं छोड़ के जाना, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके डायरेक्टली एग्ज़ाम में आने के। हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट मीडियम है, इसके अंदर इम्पीडेंस Z1 है और K1 यहाँ पे प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, थोड़ा सा लिखना होता है। ये जो हमारा सेकंड मीडियम है, इसकी इम्पीडेंस Z3 है और इसके अंदर प्रोपेगेशन कांस्टेंट हम K3 लेके चलेंगे। ये हमारा कपलिंग मीडियम है जो मैंने वाइट कलर में बनाया है। सो कपलिंग मीडियम की इम्पीडेंस हमारे पास Z2 है, इसके अंदर प्रोपेगेशन कांस्टेंट हम K2 लिखेंगे वेव का। सो बच्चे, जो हम फर्स्ट मीडियम की बात करें, दिस इज़ मीडियम 1, यहाँ पे लिख भी देते हैं। So let the incident wave in medium 1, ठीक है जी। सो मीडियम 1 के अंदर इंसिडेंट वेव कैसे लिखी जाएगी, लेट अस सी। वाई आई इज इक्वल टू A1 कॉम्प्लेक्स ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस K1x, क्योंकि इसके अंदर प्रोपेगेशन कांस्टेंट K1 है तो इन टर्म्स ऑफ K1 लिखना है। वेव इज़ गोइंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा एक्स इज इक्वल टू 0 ओरिजिन यहाँ पे है, वेव इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो जब भी वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जाती है, यहाँ माइनस साइन आता है, ध्यान रखना, प्लस आएगा रिफ्लेक्टेड वेव के लिए। A1 इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव। सो द रिफ्लेक्टेड वेव इन फर्स्ट मीडिया, अब यहाँ पे ना 1 भी लगा रहा हूँ, 1 का मतलब है हम फर्स्ट मीडियम के अंदर हैं। सो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए हम एम्पलीट्यूड B1 यूज़ करेंगे। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि सारी वेव रिफ्लेक्ट हो गई, इट इज़ नॉट ए फिक्स्ड बाउंड्री। तो उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है वेव का, जो पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है, लेकिन जो बाकी पार्ट है उसमें ओमेगा सेम रहेगा, वेव की फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होती रिफ्लेक्शन वगैरह पे। टी तो टाइम वेरिएबल है, यहाँ पर K1 ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट मीडियम के अंदर है। यहाँ x वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस बनाना है। प्लस क्यों, मैंने बताया, जब वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जाएगी तो यहाँ प्लस होता है नोटेशन के अंदर, ये हमने ड्राइव भी करा हुआ है। सो दीज आर द टू वेव्स इन फर्स्ट मीडियम। नाउ इन कपलिंग मीडियम, यहाँ लिखना है रिफ्लेक्टेड वेव, छोटा सा लिख देता हूँ मैं, स्पेस कम है, आप भी लिख देना। चलो, अब है इंसिडेंट इन सेकंड, या सेकंड नहीं, कपलिंग। सो इन द कपलिंग मीडियम, जिसको हम बोलते हैं मीडियम 2। सो मीडियम 2 के अंदर हमारे पास जो वेव है उसमें भी दो पार्ट्स हैं। तो एक जो वेव इधर से उधर गई थी, ये वाली, वो आगे चली गई, ठीक है, एज इट इज़, लेकिन वो अब सेकंड मीडियम के अंदर है। तो सेकंड मीडियम ऐसे लिखना वेव को, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स y फॉर आई इंसिडेंट, क्योंकि इसको हम इंसिडेंट बोलेंगे फॉर द थर्ड केस, ठीक है। सो लेकिन यहाँ 2 लगा देना इसके पैर में। यहाँ पर भी इंसिडेंट के लिए आपने A से डिनोट करना है एम्पलीट्यूड, बट अभी A2 आएगा क्योंकि हम सेकंड मीडियम की बात कर रहे हैं, इसलिए A के पैर में 2 लगाना है। A1 का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव इन द फर्स्ट मीडियम, A2 का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव इन द सेकंड मीडियम। सो यहाँ पर भी ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी। अब देखो सेकंड मीडियम में K2 है और ये इंसिडेंट वेव है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। सो यहाँ पे माइनस ही आएगा K2x, ठीक है। और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड वेव है YR2, उसको कैसे लिखेंगे, उसमें B लेना है आपने, मैंने बताया रिफ्लेक्टेड के लिए B ले रहा हूँ मैं। ये तो मेरी मर्जी है ना, जो मर्जी नोटेशंस यूज़ कर लूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ओमेगा टी प्लस, अब प्लस इसलिए क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड है, पीछे आ रही है नेगेटिव एक्स की तरफ, लेकिन यहाँ K2 यूज़ करना है। तो अभी हम x इज इक्वल टू 0 पर बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे इन एक्सप्रेशंस की हेल्प से। क्या कंडीशन लगानी, मैंने वही बताया। पहली कंडीशन है कि दिस y
मस्ट बी कॉन्टीन्यूअस। मैं अभी लिख के बताता हूँ आपको। इसका मतलब है कि ये जो y है x इज इक्वल टू 0 पर दोनों का सम, y मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, दोनों का सम इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के y का सम इन द फर्स्ट मीडियम मस्ट बी इक्वल टू द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव का y मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स का सम इन द सेकेंड कपलिंग मीडियम। सो लेट अस राइट ऑन द नेक्स्ट शीट। अप्लाई बाउंड्री condition that is y and t y by partial y by partial x must be continuous, ठीक है, must be continuous at x is equal to 0. so this is the statement for condition. अब y के लिए कैसे लिखना है, तो जो हमारे पास इंसिडेंट वेव है, ध्यान से देखी जाओ, ये सारे एक्सप्रेशन बार बार लिखूंगा आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज इंसिडेंट वेव, यहाँ माइनस k1 x आना है, ये y मैंने डायरेक्टली लिख दिया ना, y का वैल्यू जो एक्सप्रेशन लिखा था उसको डायरेक्टली पुट कर दिया। b1 रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव प्लस k1 x, दिस मस्ट बी इक्वल टू सेकेंड मीडियम a2 e रेज टू पावर आयोटा omega t minus k2x. So minus sign again because it is incident wave going along plus x axis और plus ये वापस आ रही है, सो प्लस साइन आएगा यहाँ k2x. सो इस तरह से हमने एक्सप्रेशन लिख लिया अपना। नाउ x इज इक्वल टू 0 बोला है ना यहाँ पे, तो x को 0 पुट कर दो यहाँ पे। तो जब x को 0 पुट करोगे ये सारी टर्म्स यहाँ पे ना 0 हो जाएंगी। ये हम x इज इक्वल टू 0 पे कंडीशन लगा रहे हैं जहाँ हमारी फर्स्ट बाउंड्री है। बाउंड्री मतलब जहाँ हमने कपलिंग मीडियम को और फर्स्ट मीडियम को ज्वाइन कर रखा है, जहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव जा रही है। सो x को 0 पुट करेंगे ना अगर सारी जगह, यहाँ पर भी x को 0, यहाँ पर भी x को 0, तो ये e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा t तो हर जगह सेम है, ये कैंसिल ही हो जाने हैं। तो सीधी सी कंडीशन आ जानी है a1 प्लस b1 इज इक्वल टू a2 प्लस b2। सो दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन विच इज़ रिक्वायर्ड। इस तरह से हमने कंडीशंस निकालनी है, फिर उनको सॉल्व करके रिलेशन निकलेगी z1 z2 z3 की। सेकंड कंडीशन ये वाली कि ये भी कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। इसको कैसे करें, देखो t पार्शल y बाय पार्शल x है। सो फॉर continuity of ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, मैंने बोल दिया इसका नाम, क्या करना हमें, ऐड करना वहीं पे है x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 बाद में पुट करेंगे, पहले हम t से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, पार्शल y बाय पार्शल x को। सो दिस इज फर्स्ट केस का पार्शल y बाय पार्शल x। इसको जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये जो मैंने अंडरलाइन करा ना, इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो a1 पहले कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा का डेरिवेटिव सेम ही आएगा एज इट इज़। अब चेन रूल लगेगा इस ब्रैकेट पे। सो इस ब्रैकेट को जब विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा से डिफ्रेंशिएट करोगे इस ब्रैकेट को, सो माइनस आयोटा k1 यहाँ बचेगा। बस यही मेन पॉइंट है यहाँ पे, बाद में x को 0 पुट कर देना हमने। t मैंने कॉमन ही ले लिया क्योंकि वो सबसे करना है, प्लस यहाँ आ जाएगा, देखो इसको देखो अभी इस एक्सप्रेशन को, b1 एज इट इज़ e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा t प्लस, अब प्लस k1 x है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली, तो यहाँ पर आयोटा k1 आएगा, यहाँ माइनस आयोटा k1 आया, ठीक है, वहाँ प्लस आएगा, इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं, t वाली यहाँ भी t से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही ब्रैकेट स्टार्ट होगी, यहाँ a2 आएगा, पहले ये वाला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज़। ये क्यों आ रहा है एज इट इज़, आपको समझ आया ना, क्योंकि देखो मैं इस चीज़ को पार्शल y बाय पार्शल x कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो पार्शल बाय पार्शल x ऑफ e रेज़ पावर आयोटा इनसाइड ब्रैकेट, वो e रेज़ पावर x का डेरिवेटिव वही होता है ना, तो पहले मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, लेकिन फिर ब्रैकेट को जब डिफ्रेंशिएट करना है तो चेन रूल लग रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, माइनस आयोटा k2 जब आप ब्रैकेट को डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आएगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस b2, यहाँ ना कॉम्प्लेक्स नोटेशंस लगा देना, वैसे भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके नंबर नहीं कटेंगे। सो प्लस b2 e रेज़ टू पावर आयोटा, यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन को, आयोटा ओमेगा t प्लस k2x एज इट इज़, लेकिन अब
प्लस है इसलिए तो यहाँ पे प्लस आयोटा K2 का मल्टीप्लायर आएगा और ऐसे टी दोनों के साथ है, टी को लगा रहने तो बाद में इसको ना जेड में चेंज करना है, टी कैंसिल मत करना। ओके, अब x इज इक्वल टू ज़ीरो है यहाँ पर, तो मैंने x इज इक्वल टू ज़ीरो हर जगह पुट कर देना है। तो ये देखो टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये ऊपर वाली टर्म सारी ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे देखो x इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया मैंने, और ये कट जाएंगी फिर से। ई रेस पर आटा ओमेगा टी यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा ना, हर जगह कैंसिल हो जाएगा, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या बचा हमारे पास, देखो टी को ऐसे ही रहने दो, ध्यान से समझो। यहाँ से हमारे पास आयोटा K1 कॉमन आ रहा है, तो मैं माइनस आयोटा K1 कॉमन ले रहा हूँ, B1 आगे आ जाएगा। सो माइनस आयोटा K1 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर B1 A1, क्योंकि मैंने माइनस ले लिया कॉमन तो A1 पहले आ गया, माइनस B1, ऐसे बन गया A1 माइनस B1। और तो कुछ भी नहीं है, देखो आयोटा K1 यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी, मैंने माइनस साइन बाहर निकाल लिया, सो A1 के आगे प्लस रह गया, वहाँ माइनस आ गया। इधर राइट हैंड साइड पे यहाँ पे भी T एज इट इज़ रहा, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, आयोटा K2, फिर माइनस साइन है तो मैं माइनस साइन ले ही लेता हूँ, माइनस आयोटा K2 बाहर आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, तो यहाँ बचा A2 माइनस B2, ठीक है जी। इसको हम ना ऐसे लिख सकते हैं, टी को देखो टी के है ना, सो टी को अगर टी के को मैं दोनों तरफ अगर ओमेगा से डिवाइड कर दूँ, दोनों तरफ कर ही सकता हूँ ना, सो ओमेगा बाई के वी होता है, तो टी बाई वी, और टी बाई वी बन जाता है जेड। सो फर्स्ट मीडियम के अंदर इसको Z1 बोल देंगे, इक्वेशन आ जाएगी Z1 इंटू A1 माइनस B1 इज इक्वल टू, यहाँ ये Z2 बन जाएगा इंटू A2 माइनस B2। सो दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन विच इज़ रिक्वायर्ड। दो कंडीशंस हमने लगाई हैं, अभी कहाँ लगाई हैं, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे लगाई हैं दोनों। अब सिमिलरली आई हैव टू इम्पोज अनदर टू कंडीशंस, सेम यही वाली कंडीशंस, बट एट x इज़ इक्वल टू l। सो x इज़ इक्वल टू l मतलब जहाँ पे हमारे पास कपलिंग मीडियम है और एक थर्ड मीडियम जिसको मैंने इम्पीडेंस Z3 से माना है, वहाँ पर उस बाउंड्री पर भी ये जो चीज़ें हैं y और t पार्शल y बाय पार्शल x दोनों कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए। वहाँ से दो इक्वेशंस और बनेंगी, फिर वो चारों इक्वेशंस ये 1 2 उनको सॉल्व करके हमारे पास रिलेशन आएगी। चलिए नेक्स्ट शीट पे अगली कंडीशंस लगाते हैं। सो नाउ फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ y एंड t इंटू पार्शल y बाय पार्शल x एट x इज इक्वल टू l, क्या करना है हमें, देखो अब हम कपलिंग मीडियम में पहले लिख रहे हैं, तो वहाँ A2 होता है एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, ई रेज़ पावर आयोटा ओमेगा टी, इंसिडेंट के लिए माइनस K2x, तो मैंने y लिख दिया फॉर द इंसिडेंट वेव इन द कपलिंग मीडिया, प्लस B2 ई रेज़ पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस K2x। तो रिफ्लेक्टेड वेव नेगेटिव x की तरफ जाती है, इसलिए वहाँ पर हमने ये एक्सप्रेशन लिखना है प्लस साइन के साथ, प्लस K2 इज इक्वल टू, अब हम थर्ड मीडियम की बात कर रहे हैं। सो थर्ड मीडियम में हमारे पास आ जाएगा A3, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इन द थर्ड मीडियम, ई रेज़्ड पावर आयोटा ओमेगा टी। अब ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है प्लस एक्सिस की तरफ, तो माइनस साइन आएगा, थर्ड मीडियम है तो K3 आएगा, और यहाँ पर x की जगह x माइनस एल आएगा। ये ध्यान देना है, क्यों आया x माइनस एल, क्योंकि हमारे पास उस मीडियम की लेंथ, कपलिंग मीडियम की लेंथ स्मॉल l है, तो जब हम इस कपलिंग मीडियम से यहाँ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ x इज़ इक्वल टू l है, तो ये l है ना। सो जब मैं वेव को यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू देखना है x को। सो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर जो लोकेशन निकलेगी वो x मतलब टोटल, ये x होता है, माइनस ये वाला l करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ x माइनस एल आएगा। सो नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू l इन दीज एक्सप्रेशंस। तो ये देखो कैसे बन जाएंगे, ये बनेगा A2 ई रेज़्ड पावर आयोटा ओमेगा टी, ऐसे लिख लो, ई रेज़्ड पावर माइनस आयोटा K2l, x की जगह l पुट करना है, तो ये ना इसको अलग कर लेना है, ऐसे ही प्लस B2 ई रेज़्ड पावर आयोटा ओमेगा टी इंटू ई रेज़्ड पावर आयोटा K2l इज इक्वल टू A3 ई रेज़्ड पावर आयोटा ओमेगा टी और ई रेज़्ड पावर माइनस आयोटा K3
एल माइनस एल ही आएगा ना एक्स की जगह जब मैंने एल पुट कर देना है तो। सो यहाँ तो ज़ीरो बन गया, ये ई रेस टू पावर ज़ीरो हो गया, मतलब ये सारा का सारा फैक्टर वन है। ठीक है, ये समझ आ गई आपको। अब ये जो फैक्टर है ई रेस पावर आयोटा ओमेगा टी, ई ये तीनों कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास बचा ए टू। अब यहाँ पर भी हमारे पास ऐसे लिख लेते हैं पहले, ये आ गई इक्वेशन इज इक्वल टू ए थ्री। सो दिस इज़ द नेक्स्ट कंडीशन विच इज़ रिक्वायर्ड। इसको भी दोबारा से लिखेंगे जब सॉल्व करना, अभी सिर्फ हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि आपको किस तरह से ये बाउंड्री कंडीशन लगा के रिलेशंस निकालनी है ए वन ए टू और ए थ्री में, वो समझ आ गया है। अब नेक्स्ट रिलेशन आप अगर हो सके तो वीडियो को पॉज करके खुद बनाइए, फिर मैच कर लीजिए कि मैं देखिए कि मैं अभी करूँगा, फिर आप देखिए कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन चलिए तो मैं करता हूँ अभी। लेट अस डू फॉर continuity ऑफ टी पार्शल वाई बाय पार्शल एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एल, हमारे पास आ जाएगा। पहले अभी डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले मैंने टी लिखा, फिर उसके बाद ब्रैकेट ए टू एज इट इज़। सो ये सारा का सारा जो ऊपर से एक्सप्रेशन यहाँ से देख रहा हूँ मैं, ये एज इट इज़ आएगा पहले ओमेगा टी माइनस के टू एक्स। अब डिफ्रेंशिएट भी करना है इसको, सो यहाँ माइनस आयोटा के टू आएगा। ठीक है, बस यही था ना जैसे पिछली बार किया था। तो इसी तरह से सेकंड बी टू के लिए भी पहले बी टू ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस के टू एक्स एज इट इज़, क्योंकि ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम होता है। ये बड़ा ढीठ फंक्शन है, इस पर डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जितना मर्जी लगा लो। सो ये सेम आ गया। अब दोबारा से करना है, आयोटा के टू आ गया। जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस ब्रैकेट को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली, तो आयोटा के टू बचेगा। ऐसे ही इधर राइट हैंड साइड पे ए थ्री टेंशन भी है, सो पहले टी लिखना है, टी फिर आएगा ए थ्री। पहले फंक्शन हमारा एज इट इज़ आएगा जो मैंने ऊपर लिखा है, ओमेगा टी माइनस के थ्री एक्स माइनस एल। ठीक है, और अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आयोटा माइनस आयोटा के थ्री। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, तो एल वाली टर्म का डेरिवेटिव जीरो ही आएगा। सो माइनस आयोटा के थ्री बचेगा यहाँ पे साथ में, चेन रूल लगा के। ओके, अब क्या करना है सर, अब एक्स इज इक्वल टू एल पुट कर दो। सो जब आप एक्स इज इक्वल टू एल करेंगे, सबसे पहले इसको देख लो, ये टर्म तो हमारी वन हो जाएगी। पहले अलग अलग करके भी लिख लेते हैं, टी के टू एल माइनस आयोटा के टू, पहले ऐसे लिख लेना, प्लस बी टू ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस के टू एल इंटू आयोटा के टू, ब्रैकेट बंद, टी आयोटा माइनस आयोटा के थ्री। ये मैंने यही वाला ना यहाँ पहले आगे लिख लिया। अब यहाँ पर हमारे पास ए थ्री, ठीक है, और यहाँ जब फिर से पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू एल, ये टर्म खत्म हो जाएगी, सीधा ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी बचेगा, वो वन हो जाएगी टर्म जैसे मैंने ऊपर करी। सो यहाँ पर फिर से ध्यान से देखें तो ये टर्म हमारी हर जगह ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे लिखना था, मैं इसको ना कर देता हूँ सही, इसको ना ऐसे अलग से लिखना है, आयोटा ओमेगा टी फिर कैंसिल होगा ना अच्छे से, आयोटा ओमेगा टी अलग करना है और आयोटा के टू एल अलग करना है, तभी कैंसिल होगा। तो ये ई रेज़ टू आयोटा ओमेगा टी हर जगह कैंसिल हो गया। बाकी जो बचा टी ए टू, अब यहाँ से देखो आयोटा के टू कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट शीट पे करता हूँ। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ बनेगा टी, हम कॉमन ले लेते हैं माइनस आयोटा के टू, क्योंकि इधर भी नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। ब्रैकेट के अंदर पहले, अब जबकि मैंने माइनस ले लिया कॉमन, तो ए टू पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव, और साथ में ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के टू एल आएगा। बी के साथ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि माइनस कॉमन है, और यहाँ आएगा ई रेज़ टू पावर आयोटा के टू एल और ब्रैकेट क्लोज, और इधर आएगा टी इंटू माइनस आयोटा के थ्री ए थ्री। सो ये जो माइनस आयोटा है ना, इसको कैंसिल कर देना हमने,
TK2 को आप Z2 पुट कर देंगे, बाकी इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी। ध्यान से लिखना, ठीक है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये सब एक्सप्रेशन ना देखो मैं ऊपर से देख के लिख रहा हूँ, यहाँ ऐसे लिखा, ठीक है। और इधर भी T×K3 जो है वो Z3 है, इम्पीडेंस इन द थर्ड मीडियम, और यहाँ आ जाएगा A3। सो दिस इज़ द नेक्स्ट रिलेशन विच इज़ रिक्वायर्ड। तो हमारे पास 4 इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करके रिलेशन निकालनी है। चलिए, तो सारी इक्वेशंस को मैं रीराइट कर रहा हूँ पहले, अभी यहाँ पे अपीयर होने वाली हैं, ये देखिए। हाँ जी बच्चों, तो कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। मुझे कहीं जाना पड़ गया था एक्चुअली कल, तो मैं वो कल वाला लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर अचानक से कपड़े चेंज करके कैसे आ गए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ऐसे है कि अभी ये जो 4 इक्वेशंस हमने ड्राइव करी हैं, ये अभी आपको चारों की चारों इक्वेशन स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर Z1, Z2 और Z3 की रिलेशन निकालनी है। तो उसके लिए थोड़ी छोटी ट्रिक्स हैं जो हमें यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस फाइंड B1 फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 B1 क्या है, देखो B1 है A2 प्लस B2 माइनस A1। इसको हम करेंगे पुट इन इक्वेशन 2। सो 2 में पुट करेंगे तो आंसर आएगा Z1 A1 माइनस, देखो B1 की जगह ये सारा का सारा एक्सप्रेशन यहाँ पुट करेंगे। सो यहाँ आ जाएगा A2 माइनस B2 प्लस A1। चलिए, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे Z2 एज इट इज़। आप इक्वेशन 2 देखते रहिए। इक्वेशन 2 में हमारे पास Z2 आ गया, ब्रैकेट के अंदर A2 माइनस B2। अब हमें यहाँ पर Z1 A1, और देखो A1 2 बार है, तो ये बन गया 2Z1 A1। Z1 से मैंने अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, माइनस Z1 A2 माइनस Z1 B2। इधर आ गया Z2 A2 माइनस Z2 B2। तो यहाँ बन जाएगा 2Z1 A1 इज इक्वल टू Z2 A2 माइनस Z2 B2 प्लस Z1 A2 प्लस Z1 B2। तो ये दोनों टर्म्स मैंने उठा के राइट हैंड साइड पे ले गए हम। 2Z1 A1 इज इक्वल टू A2 कॉमन, A2 देखो यहाँ है, ठीक है, इन दोनों में, तो वहाँ आ गया Z1 प्लस Z2। इधर हम प्लस B2 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा Z1 माइनस Z2। यहाँ A1 है हमारे पास और A2 बाय 2। Z1 से भी डिवाइड करना है, तो पहले मैं Z1 बाहर लिख रहा हूँ, Z1 प्लस Z2, इधर प्लस B2 बाय 2 Z1 माइनस Z2। यहाँ से हम ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ना ये बन जाएगा A1 का एक्सप्रेशन। A1 बन जाएगा A2 बाय 2, ये Z लग रहा है, 2 है ये, ठीक है, 1 प्लस Z2 बाय Z1 प्लस B2 बाय 2 1 माइनस Z2 बाय Z1। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट इक्वेशन विच इज़ रिक्वायर्ड। इस इक्वेशन को हम सेव कर लेते हैं, नंबर दे देते हैं कुछ। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, नाउ वी विल ऐड दीज टू इक्वेशंस, लेट अस सी व्हाट हैपन्स। सो फ्रॉम 4th इक्वेशन आप देखिए, 4th है A2 e रेज टू पावर माइनस आयोटा K2L माइनस B2 e रेज टू पावर आयोटा K2L इज इक्वल टू Z3 बाय Z2 A3। ठीक है, ये ना यहाँ पे जो Z2 था इसको मैं नीचे ले गया उस साइड पे। तो जब आप देखिए ये इक्वेशन जो 4 है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको हम ऐड करेंगे इन 3, एडिंग इन 3। तो आप 3 में देखिए कि यहाँ पर प्लस B2 e रेज पावर आयोटा K2L है, यहाँ माइनस B2 e रेज पावर आयोटा K2L है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे और ये टर्म ऐड हो जाएंगे, तो ये बनेगा 2A2
ई रेस टू पावर माइनस आयोटा के टू एल इज इक्वल टू 1 प्लस Z3/Z2 A3। तो ये इक्वेशन बनी हमारे पास। यहाँ पे अभी हम A2 फाइंड करेंगे। तो हमारे पास A2 क्या बनेगा, देखो A2 बन गया A3/2, ये वाला 2 नीचे चला गया, ब्रैकेट एज इट इज, और ये ई रेस पावर माइनस आयोटा K2 है, उधर जाके हो जाएगा ई रेस टू पावर आयोटा K2L। सो मुझे ये A2 मिल गया। नाउ यहाँ पर हम A2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाला, ठीक है। इसको हम कुछ इक्वेशन नंबर दे देते हैं, ये 5 थी, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। नेक्स्ट शीट पे मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा। कौन सी दो इक्वेशंस? वही जो हमारी इक्वेशन 4 है, जिसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा, और ये हमारे पास जो थी इक्वेशन 3। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आप 3 में से 4 को माइनस करोगे ना, तो ये A2 वाली टर्म्स दोनों कैंसिल हो जाएंगी यहाँ पे, और हमारे पास B2 वाली टर्म में B2 ऐड होगा, तो वहाँ से B2 निकलेगा। तो वो B2 भी जो है वो भी इक्वेशन 5 में यहाँ पुट करना अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में। तो मैंने बता दिया, अभी नेक्स्ट शीट पे करते हैं। तो व्हेन आई सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, ध्यान से देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, हमारे पास बनेगा 2B2 ई रेस टू पावर आयोटा K2L, लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा 2B2 ई रेस पावर आयोटा K2L, और क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो उस केस में हमारे पास 1 माइनस Z3/Z2 A3 आएगा राइट हैंड साइड पे। सो 4 from 3. So when I do that, I will get B2 as B2 के साथ ना यहाँ पे लगा देते हैं, पहले जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनको लगाएंगे, ई रेस टू पावर आयोटा K2L, और यहाँ 2 का फैक्टर भी आएगा, और राइट हैंड साइड पे 1 माइनस Z3/Z2, और यहाँ A3 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो माइनस साइन आएगा। यहाँ पे पीछे हम ऐड कर रहे थे, तो जब ऐड कर रहे थे यहाँ प्लस साइन आया, अब माइनस आएगा। ओके, अब मुझे ये टर्म्स, ये और ये नीचे लेके चले जाने हैं। तो B2 बन जाएगा A3/2 इंटू 1 माइनस Z3/Z2 ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा K2L। सो ये इक्वेशन नंबर 7 है हमारी, जो इम्पॉर्टेंट है, इक्वेशन नंबर 7। और इसको हम करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 5। सो 5 कहाँ है, ये हमारी इक्वेशन 5 है, इसको मैं रीराइट कर रहा हूँ। और ये जो इक्वेशन 6 है, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट करते हैं, डिफरेंट कलर से करते हैं। सो ये वाला जो है एक्सप्रेशन, ये A2 है हमारे पास, ठीक है। ये A2 भी वहाँ सब्स्टिट्यूट होगा यहाँ पे, और यहाँ B2 सब्स्टिट्यूट होगा। तो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग A2 एंड B2 फ्रॉम 6 and 7 इन इक्वेशन 5। सो इक्वेशन 5 बिकम, क्या बन जाएगी ये, देखो A1, आप कॉपी पे बना सकते हो, आपके पास तो सारे नोट्स बने हैं साथ साथ। तो आप देखो ये बनेगा A3/4 1 प्लस Z2/Z1। देखो इतना तो था ही ना, देखो Z2/Z1, A2 की जगह हमने पुट कर दिया A3/2, तो वो नीचे 4 का फैक्टर हो गया। और यहाँ जो A2 है वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ A3 ये है, तो ये सारा फैक्टर वहाँ आएगा इंटू 1 प्लस Z3/Z2 इंटू ई रेस टू पावर आयोटा K2L। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म बनी। सेकंड टर्म में हमारे पास सिमिलरली A3/4 1 माइनस Z2/Z1। आप देखिए यहाँ पे माइनस Z2/Z1 था, ये वो वाली टर्म आई है, 2 का फैक्टर नीचे ये है, 2 उधर से आया, 4 हो गया। और B2 का जो एक्सप्रेशन है ये हमने एज इट इज़ यहाँ से उठा के पुट करना है। तो यहाँ आएगा 1 माइनस Z3/Z2 ई रेस टू पावर माइनस आयोटा K2L। तो ये A1 का एक्सप्रेशन आया। अब यहाँ पे ई रेस पावर आयोटा थीटा और ई रेस पावर माइनस आयोटा थीटा नज़र आ रहा है। तो अब साइन और कॉस में जाएंगे हम, इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। A3/4, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1, देन प्लस Z3/Z2 प्लस
Z2/Z1 प्लस, अब जब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे Z2 से Z2 कैंसिल हो जाएगा और Z3/Z1 बचेगा। सिंपल कैलकुलेशंस है, एक बार कॉपी पे ध्यान से कर लो तो कभी मिस्टेक नहीं होती। e⁻∗k2l प्लस A3/4, देखो इससे 1 माइनस Z3/Z2 माइनस Z2/Z1 प्लस Z3/Z1 इंटू e⁻∗k2l। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे लिखना है A3/4 1 प्लस Z3/Z1, ये वाली टर्म, ठीक है ऐसे, और e⁻∗k2l प्लस Z3/Z2 प्लस Z2/Z1, ये दोनों टर्म्स, ठीक है, और इसके साथ भी ये फैक्टर e⁻∗k2l प्लस A3/4 ब्रैकेट अगेन 1 प्लस Z3/Z1 e⁻∗k2l। ये देखिए ना, ये यहाँ से आया हमारे पास, इसको और इसको, ये दोनों टर्म्स ले ली मैंने। अब इसके बाद यहाँ पर भी ये माइनस साइन कॉमन लेना है, माइनस Z3/Z2 प्लस Z2/Z1 ब्रैकेट, और फिर से ये वाला फैक्टर e⁻, ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ी ना स्पेस फिनिश हो गई है बट समझ आ रहा है, ठीक है। सो ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास ये फैक्टर, ये वाला फैक्टर यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको कॉमन ले लेंगे। सो अंदर क्या बचेगा, फिर अंदर बचेगा e⁻+i⁻k2l प्लस e⁻−i⁻k2l। A3/4 सब में ही कॉमन है, वैसे कॉमन निकाल लेंगे, और A3 को तो मैं इवन A1 के नीचे लेके जा रहा हूँ। सो नेक्स्ट शीट पे देखते हैं। हाँ, जो ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, ये हमारी वही पिछली वाली इक्वेशन है। अब मैं क्या करूँगा, इसको A1/A3 कर दिया मैंने, ये वाला फैक्टर नीचे वो कॉमन ले लिया मैंने, वहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा। 1/2 का फैक्टर बाहर रखा 1/4 में से, एक बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट करी। अब ध्यान से समझते रहिए, ठीक है, इस टर्म में से और इस टर्म में से मैंने ये चीज़ कॉमन ले लेनी है अभी, कौन सी, 1 प्लस Z3/Z1, ये चीज़ कॉमन ले ली। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा e⁻∗k2l, और यहाँ से आएगा प्लस e⁻∗k2l, और क्योंकि मैंने यहाँ 2 कर दिया था 4 की जगह, तो वो एक जो 2 बचा वो नीचे लगाया। ये सिंपल स्टेप्स होते हैं, बस ध्यान से एक बार सुन लो, आपसे हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, बट आई एम टेकिंग कॉमन, प्लस लगाया मैंने फिर से ये दोनों ब्रैकेट्स मैं डॉटेड में शो करता हूँ, ये ब्रैकेट और ये वाली, इसको कॉमन लिया फिर से। सो बना Z3/Z2 प्लस Z2/Z1, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा e⁻∗k2l। अब माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है ना, सो माइनस e⁻∗k2l, यहाँ माइनस साइन होना चाहिए, और नीचे हमारे पास 2 का फैक्टर आएगा। सो इसको हम बंद कर देंगे, यहाँ पे इसको भी ब्रैकेट में लगा लेंगे और बंद कर देंगे। यहाँ माइनस साइन होना चाहिए, यहाँ पर भी मैंने माइनस साइन लगाना है क्योंकि यहाँ माइनस था और प्लस लग गया था। चलिए, तो इस तरह से हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन सा मेरे सामने आया। इसको बंद तो मैं वाइट ब्रैकेट से ही करता हूँ, कलर स्कीम अच्छे से मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पर ये फैक्टर कॉस थीटा है और ये साइन थीटा है, तो ये बनेगा हाफ ब्रैकेट 1 प्लस Z3/Z2 कॉस i⁻k2l, कॉस k2l, यहाँ कॉस का फैक्टर आएगा, कोसाइन फंक्शन होता है, ये पता होगा आपको। ठीक है जी, तो यहाँ पे अभी ये जो एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसको आयोटा से डिवाइड कर दूँ, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये जो ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन है जैसे साइन थीटा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्लस आयोटा Z3/Z2 प्लस Z2/Z1 साइन k2l। ठीक है जी, तो ये आ गया। अब अगर मुझे A1
A3 का स्केयर चाहिए, आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहीं पे स्केयर कर रहा हूँ। तो वो बन जाएगा 1/4 1 प्लस Z3/Z2 होल स्केयर, यहाँ ब्रैकेट चाहिए, कॉस स्केयर K2L प्लस Z3/Z2 प्लस Z2/Z1 का होल स्केयर साइन स्केयर K2L, ये बनेगा। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नोटेशन होती है ना, जो मेरे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है A=x प्लस आयोटा वाई, सो अगर मैं A स्क्वेयर करना चाहता हूँ तो दैट विल बी x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर सिंपली। ठीक है, तो ये ही है, यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही था, ये हमारे पास रियल पार्ट है सारा ये वाला, और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो जब हमने इसका स्क्वेयर करना है तो सिंपली x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होगा, तो ऐसे हो जाएगा। अब ये हमें आगे चाहिए, कहाँ पे चाहिए? आई एम कैलकुलेटिंग द ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ एनर्जी। सो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ एनर्जी क्या होता है? वो हमें पता है कि इट इज़ द एनर्जी ट्रांसमिटेड या पावर ट्रांसमिटेड अपॉन इंसिडेंट पावर। सो उसमें हमारे पास जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ एनर्जी था दैट वाज टी ई इज इक्वल टू Z3A3 स्क्वेयर अपॉन Z1A1 स्क्वेयर। पावर का एक्सप्रेशन याद है ना, हाफ ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर जेड। तो ओमेगा तो कांस्टेंट रहता है, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ओमेगा कांस्टेंट रहता है। हम चाहते हैं कि जो हमारी वेव है वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, तो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट का मतलब होता है ट्रांसमिटेड पावर अपॉन इंसिडेंट पावर। तो ये ट्रांसमिटेड पावर हमारी थर्ड मीडियम में है, यहाँ पे थर्ड मीडियम था, यहाँ फर्स्ट मीडियम था, और इसको हमने ज्वाइन करा हुआ था बीच में किसी और मीडियम के साथ जिसकी इम्पीडेंस Z2 थी, इसकी Z1 है, इसकी Z3 है। तो हम चाहते हैं कि जो भी वेव यहाँ पे आई है उसकी यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो। सो उसके लिए हमें जब ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ एनर्जी लिखना है तो हमें Z3A3 स्क्वेयर अपॉन Z1A1 स्क्वेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो हाफ ओमेगा स्क्वेयर का फैक्टर है ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, मैंने लिखा ही नहीं है। तो अब A3/A1 का स्क्वेयर ऑलरेडी मेरे पास है जिसको मैं यहाँ पुट करूँगा, Z3/Z1 ऐसे रहेगा। तो हमारे पास ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ एनर्जी आ जाएगा। नेक्स्ट शीट पे करते हैं। ट्रांसमिशन coefficient of energy is power transmitted upon power incident, which is Z3/Z1 इंटू A3/A1 का स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नोटेशन लिखनी है, लिख दो यहाँ पे। सो यहाँ पर Z3/Z1 एज इट इज़ रहेगा, और वो फैक्टर मैंने पीछे A1/A3 कैलकुलेट करा है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे 4 का फैक्टर आ जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा 1 प्लस Z3/Z1 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर K2L प्लस Z2/Z1 प्लस Z3/Z2 होल स्क्वायर साइन स्क्वायर K2L। तो ये मैंने लिख लिया पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, आपने इसको एज इट इज़ यहाँ तक ड्राइव करना है। ठीक है जी, तो इसके बाद हमें स्पेशल केस करना है। फॉर स्पेशल केस कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द मैचिंग मीडियम या कपलिंग मीडियम, इट इज़ λ2/4 क्वार्टर वेव लेंथ। जो ज़्यादातर जब हम यूज़ करते हैं ना तो क्वार्टर वेव लेंथ की जो लेंथ है उसको ही यूज़ करते हैं। मतलब इसका ये है कि ये जो दो मीडिया इसके बीच में जो हमने ये एक डिफरेंट कपलिंग मीडियम डाला जिसकी इम्पीडेंस Z2 है, उसकी लेंथ L हम उस मीडियम के अंदर जो वेव लेंथ है वेव की λ2/4 क्वार्टर वेव लेंथ के साइज़ की कपलिंग मीडिया हम लगाते हैं या ज्वाइन करते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। स्पेशल केस है ये, तो देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई होगा। आप यहाँ पे पुट करिए cos K2L में L पुट करिए, तो ये बनेगा cos K2 λ2/4। अच्छा, K2 क्या होता है? cos K2 इज़ 2π/λ, सो यहाँ आ जाएगा 2π/λ2 इंटू λ2/4, λ2 कैंसल और यहाँ पे 2, तो cos π/2 कितना होता है? 0। तो इस पर्टिकुलर लेंथ पे cos π/2 ये वाली टर्म 0 हो जाएगी हमारे पास। और सिमिलरली अगर हम साइन K2L कैलकुलेट करें तो बन जाएगा साइन K2 की जगह 2π/λ
और L की जगह लैम्डा 2/4, अगेन यू गेट π/2, सॉरी पाई कट गया, पाई तो ऐसे ही रहेगा, π/2, तो sin π/2 इज़ 1, ठीक है, तो 1, तो ये फैक्टर हो जाता है 1। तो हमारे पास TE बन जाएगा Z3/Z1 4/Z2/Z1 प्लस Z3/Z2 का होल स्क्वायर, ये ठीक है, ये बन जाएगा। नाउ फॉर मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, हम चाहते हैं फर्स्ट मीडियम से जो थर्ड मीडियम है Z3 वाला, उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र मैक्सिमम हो, उसके लिए इम्पीडेंस मैच कर रहे हैं। सो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो TE है दैट शुड बी 1, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मस्ट बी 1। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ TE को 1 पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। सो वी गेट 1 इज इक्वल टू Z3/Z1 इंटू 4/Z2/Z1 प्लस Z3/Z2 होल स्क्वायर। सो 4Z3/Z1 इज इक्वल टू Z2/Z1 होल स्क्वायर प्लस Z3/Z2 होल स्क्वायर प्लस 2Z2/Z1 इंटू Z3/Z2, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये बनेगा Z3/Z1, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये फैक्टर उधर ले जाएंगे, तो ये बन गया Z2/Z1 होल स्क्वायर प्लस Z3/Z2 होल स्क्वायर, इसको उधर ले गया तो -2Z3/Z1 इक्वल टू 0। सो विच इम्प्लाइज दैट Z2/Z1 माइनस Z3/Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। सो Z2/Z1 इज इक्वल टू Z3/Z2, which implies that Z2 is equal to Z2 square is equal to Z1 Z3, and which implies that कि जो इम्पीडेंस ऑफ सेकेंड मीडियम है इट इज़ अंडर रूट Z1 Z3। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल एक्सप्रेशन कि परफेक्ट मैचिंग के लिए या मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के लिए जो हमारा ये मीडियम है विच इज़ इन बिटवीन द टू गिवन मीडिया, मीडियम 1 की इम्पीडेंस Z1 थी, मीडियम 3 की इम्पीडेंस Z3 थी, हमने इससे ज्वाइन करा ताकि जो वेव आए उसकी एनर्जी मैक्सिमम आगे ट्रांसफ़र हो जाए। इसकी लेंथ कितनी चाहिए, लैम्डा 2/4, और इसकी इम्पीडेंस कितनी चाहिए, अंडर रूट Z1 Z3। तो ये हमारा रिज़ल्ट है, इसी को हमने ड्राइव करना था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो अब ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है, इसकी एप्लीकेशन भी पूछी जा सकती है। तो जैसे ट्रांसमिशन लाइंस हैं जहां हम पावर ट्रांसमिट करते हैं, तो वहां पर भी जब भी कभी कपलिंग मीडियम ज्वाइन किया जाता है बिटवीन टू पावर लाइंस, उसकी इम्पीडेंस अंडर रूट Z1 Z3 होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो हमारे पास एंटी रिफ्लेक्टिंग लेंसेज होते हैं, जैसे मैंने ये स्पेक्स डाल रखी है ना, तो आजकल ये जो ग्लासेस हैं इसके ऊपर यहाँ पर एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग की जाती है। सो वो जो एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है उसकी कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगी, वो भी ट्रांसपेरेंट है, बाहर एयर है अंदर ग्लास है, तो एयर से ग्लास के अंदर लाइट जा रही है, तो हम चाहते हैं कि ये जो लाइट है कम से कम रिफ्लेक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिट हो, उसको बोलते हैं एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। सो उस केस में ये जो कोटिंग होती है उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो भी होगी वो अंडर रूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगी। तो ज़्यादातर मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं, उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.38 होती है, और उसकी लेंथ भी कितनी, थिकनेस भी कितनी होती है कोटिंग की, इट इज़ क्वार्टर वेवलेंथ, जो भी उसके अंदर वेवलेंथ होगा उसका 1/4। तो इस तरह से इम्पीडेंस मैचिंग की एप्लीकेशंस हैं, आपको एग्ज़ाम में भी एप्लीकेशंस पूछी जा सकती हैं। सो ये डेरिवेशन जो है ना, इसको बड़े ध्यान से एक बार कर लेना, और इसके आने के चांसेस 90% होते हैं फाइनल एग्ज़ाम्स में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर हम वेव मोशन पढ़ रहे हैं। सो अभी तक हमने एनर्जी की बात करी कि किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एनर्जी जब ट्रांसमिट होती है तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ एनर्जी होता है, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ एनर्जी होता है, जिनके एक्सप्रेशन मैंने लास्ट लेक्चर में निकाले थे, उन दोनों का सम यूनिटी होता है। लेकिन अगर हमने किसी कपलिंग मीडियम से ज्वाइन करना है तो उस केस में हमें इम्पीडेंस मैच करनी पड़ती है, दोनों मीडियम की, Z1 को Z3 से मैच करना पड़ता है। तो मैचिंग करने का मतलब है कि जो कपलिंग मीडियम है उसकी इम्पीडेंस अंडर रूट Z1 Z3 आएगी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, थोड़ा लंबा है बट आप लोग कर लोगे और करना पड़ेगा. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक्स फॉर वॉचिंग.